कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान पर आज झारखंड में अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में बिहार के मंत्री भी शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आए। तो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मंत्री जनक राम, चलिए हम आपको सुनाते हैं। की धरती पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में उपस्थित अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे का राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय श्री जीतू चरण राम जी, बाईं तरफ बैठे हुए अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सह सम्मानित विधायक किशुन दास जी और सामने उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके माध्यम से झारखंड प्रदेश वासियों को आभार प्रकट करते हुए आप सबको धन्यवाद मैं देता हूं। आज जो विषय है प्रेस वार्ता के रूप में, आप स्वयं जानते भी हैं, देश दुनिया में खबरें भी बनी, आप लोगों ने चलाया भी। यह देश में एक परंपरा सी बन गई है। भारत के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, चुने हुए प्रतिनिधि, लोकसभा में विरोधी दल का नेता श्री राहुल गांधी जी जब जब भारत में होते हैं तो सदन के अंदर, सदन के बाहर देशवासियों को गरिमा को तार तार तो करते ही हैं, लेकिन जब श्री राहुल गांधी जी भारत से बाहर विदेश के दौरे पर होते हैं तो संविधान को और संविधान में प्रदत्त अधिकार को और खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के दिए हुए आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। और एक और बात आप देशवासी के सामने देखने को मिलता है कि देश का, इन्हें दुनिया का सबसे बड़ी लिखित निर्मित संविधान वो पॉकेट में लेके घूमते हैं, जब चाहे जहां चाहे पॉकेट से निकाल करके सिर्फ दिखा देते हैं। इसके अलावा संविधान से उनको कुछ लेना देना नहीं रहता है। संविधान को अध्ययन भी नहीं करते हैं, संविधान को पढ़ते भी नहीं है। शायद संविधान को पढ़ते, संविधान की प्रस्तावना को जानते। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, ये देश के सर्व समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए जो संविधान में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया, वो अधिकार श्री राहुल गांधी जी के ही पूर्वज चाचा नेहरू जी का समय था। उन्होंने एक एक करके संविधान को ताक पर रख करके और देश चलाने का काम किया। आप भी जानते होंगे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चाचा नेहरू जी के जमाने में किस तरह से पटना झेलना पड़ता था। वही चाचा नेहरू जी 1961 में भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी उन्होंने लिखा कि आरक्षण से आने वाले प्रतिनिधि देश में वैमनस्य पैदा करते हैं, रिजर्वेशन की, आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। उस कड़ी को बढ़ाते हुए श्री राजीव गांधी जी ने 1985 में आरक्षण से आने वाले लोगों को उन्होंने बुद्धू कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी के पिता
राजीव गांधी जी ने आरक्षण से आने वाले लोगों को बुद्धू कहा, क्योंकि राजतंत्र से आने वाले ये लोग हैं। लेकिन ईश्वर का लीला देखिए कि राजीव गांधी जी के ही परिवार में श्री राहुल गांधी जी बुद्धू तो नहीं लेकिन पप्पू जन्म ले लिए, जो कब क्या बोलेंगे, कहां बोलेंगे, खुद को उनको मालूम नहीं चलता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को काल कोठरी में बंद कर दिया, ठंडे बस्ती में डाल दिया। और इतना ही नहीं, श्री राजीव गांधी जी ने 85 और 90 के दशक में उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज श्री राहुल गांधी जी समय समय से देश के बाहर जब अमेरिका के धरती पर होते हैं तो संविधान के ऊपर उंगली उठाते हैं, आरक्षण के ऊपर उंगली उठाते हैं। उंगली ही नहीं उठाते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो संविधान के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला है, उस आरक्षण को स्वतः समाप्त हम लोग करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं देशवासियों को कि जिस तरह से कांग्रेस आई के शासनकाल में, यूपीआई के शासनकाल में एक एक करके देश के संविधान को इन लोगों ने छेड़छाड़ किया, आरक्षण को खत्म करने का काम किया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को, प्रदत्त अधिकार को, संविधान को सुरक्षित रखते हुए कश्मीर में धारा 370 के तहत संविधान में दिया हुआ आरक्षण को नहीं मिल रहा था, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है और कश्मीर के धरती से धारा 370 को समाप्त करके अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों को जो आरक्षण मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां आरक्षण प्राप्त हो रहा है। एक तरफ देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, एनडीए शासन काल के नेता आरक्षण के पक्षधर हैं, संविधान के पक्षधर हैं। दूसरे तरफ महागठबंधन के नेता और खास करके श्री राहुल गांधी जी आरक्षण और संविधान को बदलने के समर्थक हैं। दुर्भाग्य है, उनके बातों से देश के अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन आक्रोशित है और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, न संविधान के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है, न कोई संविधान बदलने की सपना देखता है। आरक्षण को खत्म करने की तो बात दूर की है, न भारत की सीमा में, न भारत की सुरक्षा में कोई छेड़छाड़ कर सकता है, जब तक भारतीय जनता पार्टी और देश के नेता नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह जी हैं। करने में जो बोले थे खत्म कर देंगे, वो भी बोलने वाले वही थे जो आज बोल रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। ये बोलने वाले भी वही, उस समय भी वही थे, आज भी वही है। उसके बाद वो संविधान लेके घूम रहा था, जनता को देख रहा था। मैं आपके बातों को इस रूप में लेता हूं, यह देश में विभिन्न प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहन जब शिक्षा से महरूम, हर कमजोर वर्ग के लोगों को संवैधानिक प्रदत्त अधिकार के तहत गरीब के बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिला था, लेकिन वो समाज पढ़ नहीं पाया। एक मुश्त 60 साल शासन कांग्रेस के परिवार के लोगों ने किया था और आज उस परिवार को आपके ही माध्यम से हम कहना चाहता हूं कि जिस तरह अंग्रेज के शासन काल में फूट डालो और शासन करो का राज कायम था, आज उसी ढर्रे पर चल करके राहुल गांधी जी भी फूट डाल करके शासन करने का सपना देख रहे हैं। उसी परिवार से, उसी घर से ये निकला हुआ था कि संविधान बदलने की बात, ये तो स्पष्ट हो गया कि आप लोग ही बदलने वाले थे। समय समय से हमने कश्मीर का भी चर्चा किया, मंडल कमीशन का भी चर्चा किया,
बाबा साहब अम्बेडकर का भी जिक्र किया। जब प्रथम चुनाव परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र के चुनाव लड़ रहे थे, वही नाम हमने लिया आपको चाचा नेहरू जी ने, कि बाबा साहब को हराने के लिए उन्हीं के पीए नानक चंद्र रतु को उनके खिलाफ लड़ा करके और बाबा साहब को हरवाने का काम किया। और आज संविधान को और आरक्षण के ऊपर ये लोग उंगली उठा रहे हैं। इनकी तो परिपाटी रही है, ये लोग करते रहे हैं। इतना ही नहीं, आज बाबा साहब अम्बेडकर के जितने सपना था, तैली चित्र पार्लियामेंट के अंदर लगाना हो, आदम कद मूर्ति पार्लियामेंट के बाहर लगाना हो, एनडीए शासन काल में लगा। ये चाचा नेहरू के समय में नहीं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में नहीं, श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में नहीं, श्री मनमोहन जी के नेतृत्व में नहीं, अगर लगा तो स्वर्गीय पीपी सिंह और एनडीए के समर्थन से देश में सरकार चल रही थी, तो पार्लियामेंट के अंदर तैलीय चित्र परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को लगा और पार्लियामेंट के बाहर का आदम कद बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति तो लगा ही, भारत रत्न का सम्मान भी कोई दिया तो एनडीए शासन काल में ही परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को मिला। तो कथनी और करनी में कांग्रेसी का अंतर है। अब उनके झांसे में, उनके बहकाव में, उनके गुमराह करने में भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग के लोग, ओबीसी, ईबीसी अब आने वाले नहीं है। सवाल किया है, उत्तर प्रदेश की बात आती है, बिहार की बात आती है, वहां भी लाठी का ही राज चलता था, यहाँ भी लाठी का राज ही चलता था। वहां सद्भावना की आज सरकार कायम है, बिहार में भी सद्भावना की सरकार कायम है, भाईचारा कायम किया जा रहा है। जिन लोगों ने सत्ता से बाहर गए हैं, लाठी गुंडे के नाम से पहचाने जाते हैं, माता पिता की सरकार से पोले पोसे हुए लोग हैं। इनकी सरकार जब से गई है, जनता ने इनको इनकार किया है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। एक समाज की सेवा करने वाले वहां योगी सरकार है, एक समाज की सेवा करने वाले यहाँ नीतीश कुमार है, और विपक्ष में बैठे हुए लोग अब सद्भावना को बिगाड़ने में, जंगल राज को कायम करने में, कमजोर वर्ग के लोगों को निवाला बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि व्यक्ति कोई हो, सद्भावना बिगाड़ने का काम करेगा, लोकतंत्र को तहस नहस करने का काम करेगा, राजतंत्र और लाठी तंत्र लाने का सपना देखेगा, तो नीतीश कुमार जी एनडीए का नेता रहते हुए और योगी जी को रहते हुए और मोदी जी के रहते हुए उनका सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। तो 4 वर्ष में कैसे 35% बढ़ गया? मैंने तो स्वीकार किया। अब उसको आगे बढ़ाते हुए आपको हम ज्ञानवर्धन करा देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार प्रदेश हो, जहां भी दलित उत्पीड़न होता है, जो एनसीआरबी का आपने डाटा का हवाला दिया है, आप एनसीआरबी का डाटा में ही देखिए कि अपराध करने वाले कौन लोग हैं और अपराधी के संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं। मैं बिहार का होने के नाते एनसीआरबी के डाटा को ही मैं बता दूं, बिहार प्रदेश में जब जब जहां जहां घटनाएं घटती है, उसके पीछे महागठबंधन के संरक्षण प्राप्त होता है, और महागठबंधन के संरक्षण प्राप्त करने वाले लोग ही अपराध के जननी है। तो कहीं ना कहीं वहां से संरक्षण सत्ता में वापसी के लिए, भाईचारा को बिगाड़ने के लिए, गरीबों के ऊपर लाठी और डंडे और गोली की बौछार करके वो भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, उन्हीं के माता पिता के शासन काल में नरसंहार हुआ करता था, बड़े बड़े नरसंहार। उस नरसंहार का मैं नाम चेनारी नरसंहार आपने सुना होगा, बेलछी नरसंहार सुना होगा, जहानाबाद का आपने नरसंहार सुना होगा। ये नरसंहार वर्ग संघर्ष उनके माता पिता के शासन काल में चलता था। आज वो वर्ग संघर्ष का रूप देना चाहते हैं, भाईचारा को बिगाड़ करके सत्ता में वापस आना चाहते हैं। तो बिहार की जनता हो या यूपी की जनता हो, ये भाईचारा बना करके और संवैधानिक अधिकार के तहत लोकतांत्रिक तरीके को, मान मर्यादा को रखते हुए अपने सम्मान को बढ़ा करके अब ये गुंडा राज और लाठी राज को और परिवारवाद को कभी देश और प्रदेश में अब जनता आने नहीं देगी। सवाल किया, मैं बिहार प्रदेश से आता भी हूं और बिहार प्रदेश सुशासन के नाम से जाना जाता है। जंगल राज से बिहार के लोगों ने मुक्ति दिलाया। 90 और 95 और 2000 2005 15 साल के कुशासन में
श्रीमती राबड़ी जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी का लाठी और डंडे और गोली के बल पर शासन चलता था। कहीं डीएम मारे जाते थे, कहीं एसपी पीटे जाते थे, थाना प्रभारी एसडीपीओ को तो कोई चर्चा नहीं थी। उस जंगल राज से मुक्ति दिला करके एनडीए के शासन स्थापित हुआ, जिसका नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हुए। नीतीश कुमार जी के रहते एनडीए सरकार में, एनडीए शासन काल में कोई गरीब को डरा और धमका नहीं सकता है। भूलवश कोई घटना का अंजाम तो दे देता है, लेकिन प्रदत्त संविधान की जो अधिकार है, कानून के तहत उस अपराधी को त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखों में भी डाला जाता है। जैसे आपने नवादा की घटना की चर्चा किया, और खास करके सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का मंत्रालय मेरे कंधे पर है। जैसे ही घटना की जानकारी हुई, हाई लेवल की मीटिंग बुला करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने त्वरित कार्रवाई करने के लिए वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया और 28 अपराधियों को एफआईआर के तहत 15 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। और जिस जमीन को लेकर के माफियागिरी चल रहा था, उस जमीन को पट्टा दे करके उस भूमिहीन को बसाया ही जाएगा, और साथ में मुख्यमंत्री आवास के तहत सबको घर बनाया जाएगा। और मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का, उस विभाग से सभी पीड़ित परिजनों को 4-4 लाख रुपया देने का जो प्रावधान है, कल ही 4 बजे वहां पीड़ित परिवार 34 लोगों को सबके खाते में डीबीटी के माध्यम से 1,09,250 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। और जो शेष राशि है, वो जैसे एफआईआर का चार्जशीट दाखिल होगा, अंतिम जो राशि होता है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।